तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा धचका पहुंचा है। पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा, मैं इमरान खान से राहें जुदा करता हूं, सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूं। पार्टी पोजीशन से भी इस्तीफा देता हूं। फवाद चौधरी ने कहा, 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत कर चुका हूं। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने भी ट्वीट किया, लिखा, आखिरकार सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। शीरी मज़ारी, आमिर कियानी, अजमल वज़ीर, हिशाम इनामुल्लाह समेत मुतअद्दिद अहम रहनुमा पहले ही तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। और इसी पर मज़ीद बात करेंगे। एंकर पर्सन मुनीज़ जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीज़, आप जिस तरह से देख रही हैं कि एक सिलसिला है इस्तीफ़ों का और पार्टी छोड़ने का, आज फाइनली फवाद चौधरी ने भी राहें जुदा कर ली हैं। उन्होंने सियासत तो नहीं छोड़ी है, अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर मेंशन किया है अपनी ट्वीट में कि वो इमरान खान से राहें जुदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है, मगर इसका बैकग्राउंड भी तो देखिए कि आप किसी को जेल लेके जाते हैं, वहाँ पे कुछ देर रखते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो वो पेपर से लिखे हुए जो चीज़ है वो पढ़ के सुनाते हैं और कहते हैं कि जी हम ना सिर्फ सियासत छोड़े हैं बल्कि हम ना सिर्फ पार्टी छोड़े हैं बल्कि सियासत भी छोड़े। तो जाहिर है ये जो चीज़ें हो रही हैं दिस इज अंडर ड्यूरेस, और जिस किस्म की एक डिसमेंटलिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो सभी को नजर आ रहा है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। मगर क्या ये पाकिस्तान की सियासत के लिए इन द लॉन्ग टर्म अच्छा होगा? मैं नहीं समझती। इसे जमहूरियत जो है वो तंदुरुस्त नहीं होगी, और ये बड़ी सैड रिफ्लेक्शन है कि इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है उनके ऊपर कि क्या उन्होंने वहाँ पे अपने ऑपोजिशन को स्पेस दी कि नहीं दी सियासत करने के लिए। देखिए 9 मई के जो वाकयात है उनकी सभी मजम्मत करते हैं, मगर अगर आप केस टू केस जाएं तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक बॉन्ड जो इंसाफ का जो है आप एक छड़ी उठाएं और सबके पर ही घुमा दें। आपको ये देखना होगा कि किसकी क्या नौयत थी, किस लीडर ने किस हद तक जो है 9 मई की इंसिडेंट को इंसाइट किया, उसके अंदर शिरकत की। अगर आप शिरीन मज़ारी के केस को देखें तो वो तो अपने घर बैठी हुई थी जब उनको उठा के लेके गए, और 9 मई को भी वो अपने घर के अंदर ही थी। तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक इंसान चोरी करे या चोरी करने वाले के साथ मुंसलिक हो तो आप उसको फांसी चढ़ा दें। देखिए स्टेट को वेंजफुल नहीं होना चाहिए, उनको इंतकाम नहीं लेना चाहिए। स्टेट जो है उसको उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो इस जुर्म के अंदर मुलव्विस थे, मगर जो इस जुर्म के अंदर मुलव्विस नहीं थे और वो उससे मुंसलिक थे, उनको आप वो सजा कैसे दे सकते हैं? तो ये थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए। जिस तरीके से एक बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन मुनीज़ आप क्या समझते हैं ये सैनिटी प्रिवेल किस तरह से होगी? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ हम देखते हैं कि जो नॉन टेररिस्ट हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको इस तरह से पर्च किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, जो नॉन टेररिस्ट है अभी मिलिट्री कोर्ट बन रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब कोई दे, और वो अहम सवाल है कि देखिए जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ तो सैकड़ों की तादाद में लोगों को हिरासत में लिया गया, मगर जब जनरल फैज कोर कमांडर थे पेशावर के और इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो सैकड़ों की तादाद में उन्हीं हार्डन क्रिमिनल्स को बकौल राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा उनको छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनके सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। तो जिन लोगों के लिए मिलिट्री फोर्स बनी थी वो तो रिहा कर दिए गए। एहसान साहब जो है वो यहाँ से भाग गए और फिर टर्की में ट्वीट करते रहे। आप मुंबई हमलों के ऊपर भी देख लें, जो बार बार हमें कहा जाता है कि जी आप इनके ऊपर पेशरफ करेंगे तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो जाते, वो भी एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्राई किए जा रहे हैं। तो फिर मिलिट्री फोर्स के अंदर किनको ट्राई किया गया? और आप अगर उनकी नौयत को देखें, मिलिट्री फोर्स की नौयत को देखें, तो उसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल जो पहले हमारा आइन देता है उसकी खुला आप समझे खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि वो बंद कर दरवाजों के अंदर होता है, और वहाँ पे आपको ये भी नहीं बताया जाता, आपके अहले खाना को नहीं बताया जाता कि आपने किया क्या है, आपका जुर्म क्या है, आपको अपनी मर्जी का वकील नहीं दिया जाता। जो जज लगाए जाते हैं उन्होंने कानून नहीं पढ़ा होता। तो ये बहुत खौफनाक फेज के अंदर हम जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बड़े सगीर के वाहिद एक मुल्क है जिसके अंदर आर्मी एक्ट जो है वो सिविलियंस के ऊपर लगने जा रहा है। अगर आप अपनी नजरें दोहराएं तो सिर्फ म्यांमार में, बर्मा में ऐसा हुआ है, या फिर इजिप्ट के अंदर ऐसा हुआ है, मगर बाकी मुल्कों के अंदर कहीं भी जो आर्मी एक्ट है
وہ सिविलियंस के ऊपर नहीं लगता। जब जंग की सूरत होती है तो आर्मी एक्ट को फिर से फाल किया जाता है, मगर तब भी वो सिविलियंस के ऊपर नहीं लगता। तो ये बहुत खौफनाक मरहले में हम जा रहे हैं, और मैं समझती हूँ तो इस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिससैटिस्फाई करना ये ना पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा है। अच्छा मुनीज़ा, एक और बात बताइएगा, आपने भी अपने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह से बात की, उसमें भी उन्होंने बताया जब तक शीरी मज़ारी को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा था, जब तक कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ दी, तो क्या जब तक आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ देंगे तो उसके बाद 9 मई के जो मुकदमात हैं उन सबसे आपको रिहाई मिल जाएगी? देखिए, बज़ाहिर तो इसीलिए ऐसा ही लग रहा है, और मेरी क्योंकि बातचीत होती रही उनके खानदान के साथ भी और उनकी बेटी के साथ भी, तो ऐसा ही लग रहा है कि जब रिलीज किया जाता था तो किसी और MPO के तहत जो है MPO 3 के तहत उनको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता था। तो जब तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया और इस बात से वो आमादा नहीं हुई कि वो पार्टी भी छोड़ देंगी और सियासत भी छोड़ देंगी, तब तक जो है उनको रिहा नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी कहा, आप अपनी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुने गौर से, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उनको कौन दिखा रहा था कि उनकी बेटी रो रही है बाहर जब वो हिरासत में थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। These are pressure tactics, these are torture in imprisonment, और ये इसके खिलाफ जो है कानून साजी हुई है, इसके खिलाफ पनिशमेंट जो है वो है। और आप ऐसे नहीं कर सकते, आप अगर एक रियासत है, आप प्रिजनर को टॉर्चर नहीं कर सकते, ना मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, ना फिजिकली टॉर्चर कर सकते हैं। तो देखिए, जहां हम बात करते हैं कि जी जमहूरियत होनी चाहिए, यहाँ पे राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो अगर आप इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोगों से होना तो बहुत कुछ चाहिए। जाहिर है आपने जितने कवानीन का हवाला दिया, बहुत आइडियल सिचुएशन में ये सारी चीज़ें ज़रूर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, लेकिन जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान का वो यकीनन आप बखूबी जानती हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सारी पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर आप क्या देख रही हैं, PTI का क्या फ्यूचर है? देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि ये आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए, तो फिर आप एक काम करें कि जो ये सारे कवानीन हैं इनको ख़त्म कर दें, और फिर आप कोई और कानून लागू कर दें जो आपको खुद पसंद है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने पूरी दुनिया के साथ आगे चलना है तो फिर हमने इंटरनेशनल कॉवेनेंट साइन किए हुए हैं, जिसके अंदर इक़वाम मुत्तहिदा जो है वो हमें कहता है कि आपको इनको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इस वक्त हम एक माशी क्राइसिस के अंदर हैं। तो GSP+ स्टेटस जो यूरोप हमें देता है ताकि हम उनकी मार्केट तक हमारी इजी रसाई हो सके, वो भी खत्म हो सकता है, ये मत भूलिएगा। हमारी जो माशी सूरत हाल है, हमारी इंसानी हकूक की जो इस वक्त सूरत हाल है, उससे बहुत मुंसलिक है। और जितने भी तमाम जो बैनुल अक़वामी इदारे या से हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, हमें इस लेंस के जरिए देख रही है, इसलिए हम इसको सेटिसाइड नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा? देखिए, बहुत सी ऐसी पार्टी थी माजी के अंदर, मैं नैप का भी हवाला देती हूँ। आपको याद होगा कि एक जमाना ये भी था कि जमाते इस्लामी के ऊपर भी पाबंदी लगाने की बात की जा रही थी। बहुत सी ऐसी जमातें रही हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं, मगर वो फिर से उभर के आई हैं। इसके अंदर मेन सवाल ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है, तो देखिए ये एक ऐसी पार्टी है जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि इसको इस्टेब्लिशमेंट ने ही जन्म दिया था। उन पार्टीज की कितने ग्रास रूट सपोर्ट हो सकती है, उन पार्टीज की जड़ें कितनी मजबूत हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये अब इम्तिहान है उन पार्टीज का जिनको अननेचुरल बर्थ दी गई, और उनका सर्वाइवल जो होता है वो जो एक जेनेरिक पार्टीज होती हैं, जिस तरह से जो जमहूरी तरीके से पैदा होती हैं, उनसे बहुत फर्क होता है अंजाम। अच्छा मुनीज़ा, आप हमारे साथ ही रहिए। शौकत पराचा भी हमारे साथ हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, आप देख रहे हैं कि PTI के जो रहनुमा हैं और जो कारकुनान हैं वो PTI छोड़ रहे हैं, सिलसिला चल पड़ा है। आज फवाद चौधरी ने भी छोड़ दिया है, क्या तज्जिया देंगे? किसी ज़माने में ये सारे लोग इसी तरह ही PTI में आए थे, तो लिहाजा आज अगर मैं तनकीद करूं तो फिर मैं 2014, 2015 बल्कि अक्टूबर 2011 से शुरू करूं। दैट मीन्स कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम रह रहे हैं, फिर ये समझा जाए कि इसमें रूल्स ऑफ गेम यही है। नो, हमें किसी स्टेज पर तो इन रूल्स को ख़त्म करना है। हमने किसी स्टेज पर
اگر ماضی میں کچھ ہوتا رہا تو اس کو ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے نکلنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا۔ لیکن کیا یہ جو ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے، یا جو پہلے ہوا 2011 سے آگے تک جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا وہ نیچرل تھا؟ تو مجھے تو وہ جو پہلے والا پروسیس تھا اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا۔ باتیں ہم ظاہر تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو 90s میں جو پالیٹکس ہوئی یا لیٹ 80s میں ہوئی اور پھر جو جنرل پرویز مشرف کے دور کے بعد جو شروع ہوئی وہی کنٹینیویشن ہے۔ اس میں کریکٹرز بدل جاتے ہیں۔ مثلا آج جو پی ٹی آئی کے بطور پارٹی نعرے ہیں، عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک 9 اپریل 2022 سے پہلے یہی باتیں پی ڈی ایم کر رہی تھی، یہی باتیں پیپلز پارٹی کر رہی تھی، یہ باتیں اے این پی کر رہی تھی۔ آج وہ سین بدلا، پردے پہ اوپر پی ٹی آئی وہ باتیں کر رہی ہے اور نون لیگ کی حکومت ہے، پرائم منسٹر ان کے ہیں، پیپلز پارٹی پارٹنر ہے، لیکن عمل وہی ہو رہا ہے۔ تو وہ ویری انفارچونیٹ۔ دوسرا اہم پہلو جو فواد چودھری کا اسپیسیفک ہے، میرے نزدیک بہت بڑا نقصان ہے پی ٹی آئی کا، بہت بڑا لاس ہے عمران خان کا، کیونکہ فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر شیریں مزاری، بڑا فرق ہے ان میں۔ شیریں مزاری صاحبہ کی اپنی اہمیت ہے، ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، لیکن فواد چودھری صاحب تو ایک ہیومن بینگ میں بہت سارے وہ کام کرتے تھے۔ وہ ایک وکیل کے طور پر اپنا کام کرتے تھے، وہ عمران خان کے ترجمان کے طور پر اپنا کام کرتے تھے، وہ ہر ایک کے بارے میں وہ کھل کے رائے دیتے تھے۔ مثلا جب تحریک لبیک پاکستان کا وہ جھگڑا ہوا اور اس میں ان کو ریکگنائز کیا گیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی، 4 شیڈیول سے ان کے نام نکالے گئے، تو فواد چودھری نے تو کھل کر اپنی ہی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف بات کی۔ چودھری اعجاز چودھری جو سینیٹر ہیں وہ ملنے گئے تھے اس وقت لیڈرشپ کو ٹی ایل پی کی، تو میرے ہی پروگرام میں نے فواد چودھری صاحب سے پوچھا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں انتہا پسندی ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ کے لوگ گلے ملتے ہیں، تو مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب کا فکرہ تھا کہ اگر اعجاز چودھری صاحب گئے ہیں تو پھر انہوں نے بہت بےہودگی کی ہے، اور یہ آن دا ریکارڈ بات تھی، کوئی بند کمروں میں بات نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ کلچر جو ہمارا ہے اس کو کہیں چینج ہونا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی وہ چینج نہیں ہوا۔ اچھا شوکت پراچا، ایک اور بات بتائیے گا، اگر فیصل واوڈا کی بات کریں تو گئے تو وہ 190 ملین کرپشن کے کیس میں گواہی دینے تھے، لیکن وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ کاروبار میں لوگ 100 روپے بچانے کے لیے 10 روپے دے دیتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت سارے اس کے اینگلز ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن بات تو وہ واضح کر گئے کہ یہ بزنس تھا۔ وہ عمران خان نے جو زمین لی ٹرسٹ کے نام پہ، ابھی زمین ہے تو ٹرسٹی تو وہ خود ہے نا، جو ریاض ملک کو آخر پیسے دیے تو ان ریٹرن ریاض ملک نے کیا دیا؟ وہی زمین دی، وہی لینڈ جس کے اوپر وہ یونیورسٹی بنی، اس پہ اوپر جو گورنمنٹ کے بیسیکلی تو جو این سی اے نے ڈیٹیکٹ کیا، برطانوی لا یہ ہے کہ کسی کا بھی پیسہ ہو لیکن وہ جس ملک سے آیا ہے اس ملک کے باشندوں کی ملکیت ہے۔ اب عمران خان نے صرف اس جو لا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، وہ کبھی کہتے ہیں سپریم کورٹ میں دیا تو پاکستان میں آ گیا، کبھی کہتے ہیں فلاں کو دیا تو پاکستان میں آ گیا، لیکن جو ایک ہوتا ہے لا آف دا لینڈ، ایک ہوتا ہے بک بائی دا بک، تو بائی دا بک نہیں چلے تو اٹ مین آپ نے وائلیشن کی۔ پھر وہ کیس نیب میں آ گیا۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے تو میرے لا منسٹر نے مشورہ دیا تھا۔ لا منسٹر یا دیگر منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بند لفافہ آیا تھا، بند لفافے پہ سائن کرنے کا حکم تھا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، ایک بڑی خبر آ رہی ہے اپنے ناظرین